हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का अपना लेक्चर नंबर 12 करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग वेव मॉडल की बात करेंगे। मतलब जो एटम है उसमें हमने पहले थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल देखा, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखा, फिर बोर्स मॉडल देखा। अब जो लास्ट मॉडल है दैट इज वेव मॉडल ऑफ एटम। तो जो ये है लेक्चर नंबर 12, इसमें हम लोग वेव मॉडल की बात करेंगे। अब वेव मॉडल ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे लोगों को डर लगता है, क्योंकि चीजें थोड़ी डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। तो मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, आपको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे और वही अपना पर्पस होना चाहिए इस लेक्चर का। मतलब ऑब्वियसली ये थोड़ा सा अपने सिलेबस के स्कोप से बाहर भी हो सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सिलेबस के स्कोप के अंदर ही रहें हम लोग। और बस एट द एंड ऑफ द लेक्चर अगर मैं जो कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, अगर वो क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाते हो तो मतलब अपना पर्पस कंप्लीट हो गया है। अपने को जितना समझना चाहिए था उतना समझ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि दिस इज लेक्चर नंबर 12 और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेव मॉडल। ठीक है, वेव मॉडल ऑफ एटम, या फिर इसको श्रोडिंगर वेव मॉडल भी बुलाते हैं। तो इसमें मतलब मैं ना आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों रखता है। ठीक है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों रखता है। तो मैं पहले आपको वेव के बारे में थोड़ी चीजें बताता हूं, है ना। 1 डायमेंशनल वेव कैसी हो सकती है, 2 डायमेंशनल वेव कैसी हो सकती है, फिर 3 डायमेंशनल वेव कैसी हो सकती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली 3 डायमेंशनल वेव होता है। वेव का एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई 1D वेव कुछ कैसी हो सकती है, एक डायमेंशन में, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में। मतलब लेट्स से कि ये दीवार है एक, ठीक है, ये एक दीवार है। इस दीवार पे आपने रस्सी बांध दी और रस्सी ऐसे पड़ी हुई है। ठीक है भाई साहब, ये रस्सी पड़ी हुई है ऐसे सीधी, मतलब आपने यहां पर ऐसे पकड़ लिया, बस सीधी एकदम खींच लिया तो ऐसे सीधी रहेगी। तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो रस्सी में हैं वो सारे के सारे, एक पार्टिकल यहां पर होगा, एक पार्टिकल यहां पर होगा, एक पार्टिकल यहां पर होगा। बोलो हाँ या ना। क्यों भाई, एक पार्टिकल यहां है, ऐसे करोड़ों पार्टिकल्स होंगे और सारे के सारे ऐसे होंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब जब कोई मूवमेंट नहीं है तो ये अपना मीन पोजीशन हो गया। मीन पोजीशन मतलब कोई पार्टिकल कहीं इधर उधर भाग नहीं रहे, सारे के सारे ऐसे रेस्ट पे। अब मैंने क्या किया, मेरा मन कर रहा था कि यार कुछ तो मैं तूफानी करता हूं, तो मैंने क्या किया, इस रस्सी को ऐसे 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 करने लग गया। तो जब ऐसे ऐसे करूंगा तो क्या होगा, रस्सी ऐसे 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 एक वेव की तरह बनेगी। तो उसमें मान लो ऐसे हो गया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं देखूंगा तो रस्सी ऐसे रही होगी और ऐसे कंटिन्यूअसली करते रहूंगा तो ये आगे ऐसे 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 मूव भी करती रहेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ऐसी रहेगी। क्यों ऐसी रहेगी कि नहीं रहेगी, बोलो, नहीं रहेगी क्या, ऐसे। तो आप समझने की कोशिश करो जब रस्सी ऐसे सीधी थी तो मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे थे। यहां पर ये वाले पार्टिकल्स जो हैं वो तो अपनी मीन पोजीशन पे ही है। ये वाले पार्टिकल्स तो सारे के सारे क्या है, मीन पोजीशन पे हैं। लेकिन मान लो इस पार्टिकल को देखो तो वो मीन पोजीशन से थोड़ा ऊपर है कि नहीं है, ये उसका मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। इस पार्टिकल को देखोगे ये थोड़ा मीन पोजीशन से ऊपर है, इस पार्टिकल को देखो ये मीन पोजीशन से ऊपर है, मीन पोजीशन से ऊपर है। तो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स कॉल दैट डिस्प्लेसमेंट एज वाई, क्योंकि अपना ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या ये वाई की वैल्यू हर पॉइंट के लिए सेम है? क्या ये y की वैल्यू हर पॉइंट के लिए सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है भाई। ये वाला पॉइंट इतनी दूरी पे है मीन पोजीशन से, ये वाला पॉइंट इतनी दूरी पे है मीन पोजीशन से, ये वाला पॉइंट इतनी दूरी पे है मीन पोजीशन से, ये वाला पॉइंट इतनी दूरी, ये वाला पॉइंट इतनी दूरी। मतलब हर पार्टिकल डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन अलोंग द एक्स एक्सिस अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है फ्रॉम द मीन पोजीशन। देखो ना, ये वाला इतनी दूरी पे, उतनी ऊंचाई पे है, ये वाला इतनी ऊंचाई पे, ये वाला इतनी ऊंचाई पे, ये वाला इतनी ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे। कहने का मतलब ये है कि 1D वेव में
जो y है दैट विल बी फंक्शन ऑफ x। हाँ या ना बोलो। ये y क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, सही है क्या? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और वो किसका फंक्शन होगा? x का फंक्शन होगा, x पे डिपेंड करेगा। इस x के लिए थोड़ा अलग होगा, इस x के लिए थोड़ा अलग होगा, इस x के लिए अलग होगा, मतलब y विल बी फंक्शन ऑफ x ओनली। ये वन डायमेंशनल वेव की बात हो गई। अच्छा, टू डायमेंशनल वेव का कोई एग्जांपल सोच सकते हो? टू डायमेंशनल वेव का कोई एग्जांपल सोच सकते हो क्या? बिल्कुल सोच सकते हैं। मतलब एक प्लेन में एक झील है, क्या है? एक झील है, तालाब है, और एकदम शांत तालाब है, एकदम शांत तालाब है। तो वो एक प्लेन की तरह काम करेगा, एक रबर सीट की तरह काम करेगा, ऐसे समझ लो। पहले तालाब वाला एग्जांपल लेते हैं, फिर रबर सीट वाला एग्जांपल भी ले लेंगे। तो तालाब में सारे के सारे पार्टिकल्स ऐसे रखे हुए हैं। मान लो आपने उसमें पत्थर फेंक दिया, तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स है वो ऐसे ऊपर नीचे होने लगेंगे। क्यों? डिस्टर्बेंस होगा ना, पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे होने लगेंगे। समुद्र में भी पार्टिकल्स ऐसे वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, पार्टिकल्स ऊपर नीचे होने लगेंगे। तो वो जो अपना तालाब है ना, उसको मैं एक्स वाई प्लेन मान लेता हूं फॉर टाइम बीइंग। तालाब को मैं एक्स वाई प्लेन मान लेता हूं। तो जो एक्स वाई प्लेन है दैट विल बी मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। वो सारे के सारे एक्स वाई प्लेन में रहेंगे, जेड के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन जब मैं उसमें पत्थर फेंकूंगा तो पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे जाएंगे। अच्छा, तो हो सकता है कि थोड़ा कुछ पार्टिकल्स ऐसा होंगे कि प्लेन से ऊपर चले जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे नीचे जाएंगे। ऐसे इस रस्सी वाले केस में भी मैंने अभी तो ये तो पूरे ऊपर वाले लिए हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है यार, ऐसे भी रस्सी हो सकती है। तो मीन पोजीशन से ऊपर भी जा सकते हैं, मीन पोजीशन से नीचे भी जा सकते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वैसे ही तालाब वाले एग्जांपल में कुछ पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स नीचे जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल की पोजीशन, कुछ ऊपर रहेंगे, कुछ नीचे रहेंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को मैं जेड बोल देता हूं, और वो किसका फंक्शन होगा? एक्स को वाई का फंक्शन होगा। सो जेड इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यहां पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और वो किसका फंक्शन रहेगा? बोलो, एक्स और वाई दोनों का फंक्शन रहेगा। ऐसे एक रबर सीट ले लो, मान लो इलास्टिक सीट है, एकदम ऐसे पतली सी इलास्टिक सीट है। नॉर्मल केस में तो वो ऐसे पड़ी हुई है, उसको ऐसे पिंच करो, ऐसे ऊपर खींच के छोड़ दो तो ऐसे दर 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 वाइब्रेट करेगी ना, बस वैसा ही एग्जांपल है। तो 2D वेव में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को हम लोग जेड बोलेंगे, दैट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब 3D वेव का कोई एग्जांपल सोच सकते हो क्या? बलून ले लो। क्या ले लो? बलून, गुब्बारा। देखा आपने गुब्बारा? ऐसे 3 डायमेंशनल होता है, ऐसा मान लेते हैं गुब्बारा। अब गुब्बारा ऐसे आपने छोड़ दिया तो क्या होगा? सारे के सारे पार्टिकल्स ऐसे सरफेस के अलोंग कुछ ना कुछ तो रहेंगे। लेकिन मान लो आप गुब्बारे को ऐसे पकड़ो, या फिर गुब्बारे में पानी भर दो और गुब्बारे को पकड़ो, ऐसे बाहर खींचो और छोड़ दो, तो गुब्बारा क्या करेगा? वाइब्रेट करने लग जाएगा। तो ये जो पोजीशन है वो तो मीन पोजीशन हो गई गुब्बारे की। अब कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे जो गुब्बारे की मीन पोजीशन है उसके बाहर की तरफ रहेंगे, कुछ पार्टिकल्स हो सकता है अंदर की तरफ रहेंगे। और गुब्बारे में, क्योंकि गुब्बारा एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो एक्स वाई जेड तीनों चेंज हो सकते हैं। अब वहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जो है उसके लिए एक अलग सिंबल लेके आता हूं, एंड दैट इज साई। तो जो साई है वो किसका फंक्शन होगा? बोलो, एक्स वाई और जेड तीनों का फंक्शन होगा। एंड दिस साई इज योर, साई इज क्या होगा? बोलो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब बच्चे ना इस साई से घबरा जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्यों घबरा जाते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक्स वाई जेड तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये साई पहली बार सुना है तो घबरा गए। भाई एक्स वाई जेड के बाद में अगला सिंबल क्या ले? सिंबल ही खत्म हो गई तो हमने साई ले लिया, और बच्चों को लगता पता नहीं यार ये क्या, तो ये तो क्या साई है। तो साई इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? वेव फंक्शन बोल देंगे। तो जो गुब्बारे के सरफेस से बाहर कितना गया है पार्टिकल, दैट इज साई। अब इलेक्ट्रॉन भी बस वैसा ही है।
इलेक्ट्रॉन भी वैसा ही है। जो इलेक्ट्रॉन है वो आप समझो कि एक गुब्बारे के अंदर ऐसे एक मक्खी बैठी हुई है। इलेक्ट्रॉन को क्या समझो आप कि गुब्बारे के अंदर एक मक्खी बैठी हुई है। अगर वो मक्खी ऐसे रेस्ट पे बैठी रहेगी तब तो वेव फंक्शन जीरो होगा, लेकिन वो मक्खी ऐसे अपने पंख बाहर निकालती है। जब पंख बाहर निकालेगी तो गुब्बारा फैल जाएगा, तो मीन पोजीशन से बाहर की तरफ हो जाएगा वेव फंक्शन। जब मक्खी अपने पंख ऐसे अंदर करेगी तो अंदर की तरफ हो जाएगा। तो साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानना चाहिए। साई की वैल्यू पॉजिटिव भी और साई की वैल्यू नेगेटिव भी। तो 3 डायमेंशनल वेव ही अपना इलेक्ट्रॉन वेव है। इलेक्ट्रॉन वेव इज ए 3D वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है बोलो? एक 3D वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है बोलो? एक 3D वेव है। अब 3 डायमेंशनल वेव है, इसका मतलब यह है कि भाई उसके लिए जो वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्योंकि वेव फंक्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो रस्सी वाले एग्जांपल को एक बार फिर से देख लेते हैं। अरे भाई रस्सी जो है इसमें मीन पोजीशन से ऊपर डिस्प्लेसमेंट था। रबर सीट वाले एग्जांपल में मीन पोजीशन से कुछ ऊपर नीचे डिस्प्लेसमेंट था। बलून वाले एग्जांपल में मीन पोजीशन से ऊपर नीचे कुछ डिस्प्लेसमेंट था। तो वैसे इलेक्ट्रॉन में भी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी को हम लोग वेव फंक्शन बोलेंगे। सो दिस वेव फंक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन एक्स वाई एंड जेड। अच्छा एक्स वाई जेड क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना। एक्स वाई जेड क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स है। अभी एक्स वाई जेड हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स है। एक्स वाई जेड पोलर कोऑर्डिनेट्स है, तो वैसे ही आर थीटा और फाई ये होते हैं अपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। सॉरी, ये स्फेरिकल एक्स वाई जेड जो है वो अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स वाई जेड जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो जो आर थीटा फाई होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। मतलब आप समझो कि जैसे हम लोग किसी पार्टिकल की पोजीशन जो है वो एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिख सकते हैं, वैसे ही आर थीटा फाई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सो वेव फंक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन एक्स वाई जेड, या फिर मैं बोल सकता हूं कि इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। अभी तक मुझे पता है कि आपको लगने लग गया होगा कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन बस आपको इतना समझना है कि एट द एंड ऑफ लेक्चर जब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो क्वेश्चन आप कर पाए, बस इतना आपको समझना है। सो इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स साई इज डिपेंडेंट अपॉन आर थीटा एंड फाई। साई किस पे डिपेंड करेगा बोलो? एक्स वाई जेड पे। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में देखेंगे तो, पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में देखेंगे तो आर थीटा एंड फाई। अच्छा एक बात बताओ, साई की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है? साई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, या साई की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है? भाई कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। साई कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और इवन जीरो। जहां पर साई की वैल्यू जीरो होगी ना, ध्यान से सुनना, जहां पर साई की वैल्यू जीरो होगी मैं उसको बोलूंगा नोड। साई की वैल्यू जीरो होगी वहां पर क्या बोलेंगे? नोड। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल के आती है और इसी पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं। जहां पर साई जीरो होगा वहां पर क्या बोलेंगे? नोड है। क्या है? नोड। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, लेकिन आप ये पूरा लेक्चर देखोगे, आपको जो अल्टीमेटली एक चीज बस याद रखनी है वो ये है कि नोड के लिए क्या कंडीशन होगी। कंडीशन फॉर नोड इज दैट साई शुड बी इक्वल टू जीरो। साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, साई की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, साई की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। अरे भाई 1D वेव में देख लो ना, ये साई की वैल्यू जब मीन पोजीशन से ऊपर है तो हम लोग बोल देंगे कि साई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। मीन पोजीशन से नीचे है तो साई की वैल्यू नेगेटिव, और मीन पोजीशन पे है तो क्या बोल देंगे? साई की वैल्यू जीरो। क्यों? तो बस ऐसे ही इलेक्ट्रॉन वेव में भी साई की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, साई की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और साई की वैल्यू जीरो हो सकती है। जहां पर साई की वैल्यू जीरो होगी उसको हम लोग बोलेंगे नोड या नोडल पॉइंट्स। तो साई इज इक्वल टू जीरो मतलब नोड।
तो कंडीशन फॉर नोड क्या होगा बोलो, कंडीशन फॉर नोड क्या होगा कि साई मस्ट बी इक्वल टू 0। हाँ या ना बोलो यार, कंडीशन फॉर नोड क्या होगा, साई मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा एक बात मैंने और बताया, क्या बताया कि अगर साई की वैल्यू 0 है मतलब नोड होगा, और उसके अलावा ये भी बताया कि साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अब मैं ना वेव मॉडल में एक छोटी सी बात बताता हूं कि वेव मॉडल में हम लोग कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन वहां पर पाया जाएगा या इलेक्ट्रॉन वहां पर पाया जाएगा या इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट है। हम लोग ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस वहां पर 90% है, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 85% है। भाई जैसे मान लो एक बहुत ही पढ़ाकू बच्चा है, ठीक है, एक बहुत ही पढ़ाकू बच्चा है, वो खाली 2 जगह पे ही पाया जाएगा। सुबह उठेगा, अपने घर पे नहाएगा धोएगा, फ्रेश होएगा, ब्रेकफास्ट करेगा 1 घंटे के आसपास, ये सारी चीज़ें करेगा, सीधा स्कूल जाएगा, स्कूल से सीधा घर आएगा, फिर पढ़ाई करेगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। तो वो जो पढ़ाकू बच्चा है उसके पाए जाने के चांसेस कहां पर है, या तो घर पे या स्कूल में। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोई पढ़ाकू बच्चा है, उसके नदी के किनारे पाए जाने के चांसेस कितने, तुम बोलोगे 0, नदी के किनारे वो जाएगा ही नहीं। पढ़ाकू बच्चा है, उसके टपरी पे पाए जाने के चांसेस कितने हैं, 0 है। टपरी मतलब जहां पर वो लोग बाग बीड़ी सिगरेट फूकते हैं, तो वहां पर उस पढ़ाकू बच्चे के पाए जाने के चांसेस क्या है, 0 है। यही बोलोगे। कोई तुमसे बोले कि भाई एक बहुत पढ़ाकू बच्चा अपने घर और स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर से स्कूल जाता है ऐसे, तो उसके टपरी पे पाए जाने के चांसेस कितने हैं, तुम बोलोगे 0, ठीक है। और अब एक दूसरा, एक नॉर्मल बंदा है, वो घर में भी रहता है, स्कूल में भी जाता है, अपने दोस्त के घर पे भी जाता है, टपरी पे भी जाता है और कहीं पे भी जाता है, तो उसके पाए जाने के चांसेस अलग अलग जगह पे अलग अलग होंगे। लेकिन मान लो कि उस बंदे की जो फैमिली है और उसके बगल वाला जो फैमिली है, उनकी लड़ाई हो रखी है आपस में, परिवार में लड़ाई हो रखी है। तो मम्मी ने समझा रखा है कि भाई तू कहीं पर भी चला जाना, टपरी पे जा, नदी किनारे जा, उसके घर जा, उसके घर जा, लेकिन बस इनके घर नहीं जाना अपने को। ऐसा रहता है ना 1-2 घर कि हम लोग कभी उनके घर गए ही नहीं। मम्मी से पूछा, मम्मी क्यों नहीं गए, नहीं नहीं बेटा इनके साथ हमारी लड़ाई हो रखी है, तुम्हारे दादा की लड़ाई चल रही है, तो इनके घर हम नहीं जाएंगे। तो अब उस बच्चे के बारे में अगर कोई बोले कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट बॉय इन दैट हाउस, जिनके साथ लड़ाई हो रखी है, तुम बोलोगे 0 है। समझ में आ रही है बात। तो वैसे ही जो साई का रिलेशन होता है ना, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर प्लेस, उससे होता है। अब साई की वैल्यू तो पॉजिटिव भी हो सकती है, साई की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कभी नेगेटिव हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के यहां पर पाए जाने के चांसेस -50% है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 0 हो सकता है मिनिमम, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि मैं साई को रिलेट करना चाहता हूं किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन से। लेकिन क्योंकि साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, साई की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं साई की जगह पर क्या ले लेता हूं, साई स्क्वायर। ध्यान से देखना, साई की जगह पर क्या ले लेता हूं, बोलो साई स्क्वायर। सो साई स्क्वायर इज योर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। साई क्या होता है बोलो, साई होता है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, और साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसका मतलब यह है कि साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा होगा। साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा। तुम बोलोगे सर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा छोड़ो, एक बात छोड़ो, बताओ
डेंसिटी पढ़ा हमने, डेंसिटी बचपन में, मास अपॉन वॉल्यूम। जो डेंसिटी हमने पढ़ा है जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है क्या? रो, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, याद होगा सबको। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, 9th क्लास में पढ़ा था। सिंबल क्या होता है? रो होता है। सो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। बस वैसे ही ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी की डेफिनेशन याद है किसी को? मास पर यूनिट वॉल्यूम, याद होगा किसी को? डेंसिटी का फॉर्मूला तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन डेफिनेशन क्या होता है? तो बोलेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? मुद्दे की बात यह है कि आप एक काम करो, एक पानी की बोतल लो, मतलब एक खाली बोतल ली, उसमें पानी भर दिया, और एक खाली बोतल ली, उसमें मिट्टी भर दी। क्या दोनों का वजन बराबर आएगा? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? एक बोतल है 1 लीटर वाली या 2 लीटर वाली, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है वो ले लो, उसमें पानी भर दो और उसी बोतल में मिट्टी भर दो। क्या लगता है दोनों का वजन, दोनों का मास बराबर आएगा क्या? नहीं, पानी का मास कम आएगा, मिट्टी का ज्यादा आएगा, क्योंकि मिट्टी की डेंसिटी ज्यादा है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका मास ज्यादा, अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो वैसे ही जिसके लिए साई स्क्वायर ज्यादा, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा। हमने साई क्यों नहीं लिया? साई स्क्वायर क्यों लिया? साई इसलिए नहीं लिया क्योंकि साई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बात समझ आई? तो अभी तक 2 बातें मैंने कायदे की बताई है, पूरे इस अभी तक लेक्चर में 2 बातें कायदे की बताई है। पहला, नोड के लिए क्या कंडीशन होगी? साई इज इक्वल टू 0। दूसरा, साई स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन क्या है? साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। साई क्या है? साई क्या है बोलना? साई है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। साई क्या है? इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और साई की वैल्यू 0 होगी तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नोड पे। ठीक है, नोड पे तो नोड के लिए कंडीशन क्या होगी? साई इज इक्वल टू 0। नोड के लिए कंडीशन क्या होगी? साई इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब हम ना 2 टाइप के नोड हमें देखने को मिलते हैं। क्या बोल रहा हूं? 2 टाइप के नोड देखने को मिलते हैं। टाइप ऑफ नोड, टाइप ऑफ नोड्स 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रेडियल नोड। ये नोड पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा होते हैं एंगुलर नोड। पहला रेडियल नोड और दूसरा बोलो एंगुलर नोड। ठीक है भाई साहब, पहला रेडियल नोड और दूसरा एंगुलर नोड। रेडियल नोड में क्या कंडीशन होगी वो देखेंगे, एंगुलर नोड में क्या कंडीशन होगी वो देखेंगे। एक बार समझ लेते हैं भाई। साई जो है ना वो किसका फंक्शन होगा? एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, लेकिन हम लोग यहां पर एक्स वाई जेड यूज नहीं करेंगे, आर थीटा एंड फाई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आर थीटा एंड फाई। 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स बुलाते हैं। तो साई इज फंक्शन ऑफ आर एज वेल एज फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। और हम लोग वेव मॉडल में ये अज्यूम करते हैं कि आर वाला अपना एक अलग पार्ट रखेगा और थीटा और फाई वाला एक अपना अलग पार्ट रखेगा। साई इज इक्वल टू आर ऑफ आर इंटू फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है तो ये है अपना रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या है? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये क्या है बोलो? एंगुलर
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो साई में दो कंपोनेंट है, एक रेडियल वाला और एक एंगुलर वाला। अब भाई अगर मुझे साई की वैल्यू 0 चाहिए तो या तो ये 0 हो जाए और या फिर ये 0 हो जाए। क्यों? कंडीशन फॉर नोड क्या बोला? कंडीशन फॉर नोड क्या बोला? बोलो कि साई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यार साई इज इक्वल टू 0 तो इसकी वजह से भी हो सकता है या इसकी वजह से भी हो सकता है, मतलब आर ऑफ आर इंटू एफ ऑफ थीटा एंड फाई इज इक्वल टू 0। तो दो तरीके से 0 हो सकता है साई, या तो ये वाला 0 हो जाए या ये वाला 0 हो जाए। अगर आर ऑफ आर 0 हो गया, इफ आर ऑफ आर 0, और आर क्या था बताना? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो इफ आर ऑफ आर इज इक्वल टू 0, इसको मैं बोलूंगा रेडियल नोड। क्या बोलूंगा? रेडियल नोड। और अगर फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई ये वाली चीज 0 हो गई, ये वाली चीज 0 हो गई, उसको मैं बोलूंगा एंगुलर नोड, क्योंकि एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसमें 0 होगा। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको क्वेश्चंस काफी आसान लगेंगे। अभी जो मैं आपको बातें बता रहा हूं वो हो सकता है कि आपको थोड़ी नहीं लग रही हो, अलग लग रही हो, लेकिन अपना मेनली पर्पस ये है कि क्वेश्चंस अपने से सोल्व हो जाए और थोड़ा एक बेसिक आइडिया लग जाए। इतना डिटेल में तो हम लोग इसको वैसे भी नहीं समझने वाले हैं, अपने सिलेबस के स्कोप से बाहर है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि नोड के लिए क्या कंडीशन होगी? साई इज इक्वल टू 0। साई इज इक्वल टू 0 कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है, एक रेडियल नोड, दूसरा एंगुलर नोड। रेडियल नोड मतलब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0, एंगुलर नोड मतलब एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0। अब हमको नंबर ऑफ रेडियल नोड्स और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स देखने, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होते हैं? किसी भी एक सबसेल में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होते हैं n माइनस l माइनस 1, और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो होते हैं दैट इज l। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे अपने क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होते हैं? n माइनस l माइनस 1। पूरे वेव मॉडल में बस काम की 4-5 बातें ही निकल के आती है जो अपने को सिलेबस में है और जिन पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होते हैं? n माइनस l माइनस 1। मतलब लिटरली आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कोई सबसेल दे दी और उसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालो, तो भले ही आपको वेव मॉडल का पूछ भी ना पता हो, लेकिन बस नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला याद है तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन कर दोगे। नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे? n माइनस l माइनस 1। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होंगे? l। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होंगे? बोलो l होंगे। ठीक है, अच्छा तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे? भाई मान लो तुमको 20 रुपए तुम्हारी मम्मी ने दे दी और 50 रुपए तुम्हारे पापा ने दे दी, तो टोटल कितने रुपए हो गए तुम्हारे पास में? डिपेंडिंग कि तुम्हारे पास पहले से जेब में कुछ नहीं था। 20 मम्मी ने दी, 50 पापा ने दी, तो 70 रुपए हो गए तुम्हारे पास में। तो वैसे ही तुम्हारे पास में रेडियल नोड है इतने और एंगुलर नोड है इतने, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आ गए? बोलो। तो तुम बोलोगे भाई रेडियल नोड जितने हैं, रेडियल नोड जितने हैं और एंगुलर नोड जितने हैं दोनों को ऐड कर दो, तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएंगे। तो किसी भी सबसेल में जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स है वो n माइनस 1 होंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं, थोड़ा उसे ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स कंसीडर एग्जांपल ऑफ 3s सबसेल। कौन सी सबसेल है? बोलो 3s सबसेल है। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे वो बताना है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने होंगे वो बताना है, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे वो बताना है। तो पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। L एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर से बता देता हूं। S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल। कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3। ठीक है, SPDF 0 1 2 3। ठीक है जी। तो 3s सबसेल में आप क्या मुझे बता सकते हो n की वैल्यू क्या होगी और l की वैल्यू क्या होगी? 3s मतलब n की वैल्यू 3, 4s मतलब n की वैल्यू 4, 5p मतलब n की वैल्यू 5, 6d मतलब n की वैल्यू 6। तो 3s मतलब n की वैल्यू 3, और s सबसेल है तो l की वैल्यू 0। बोलो हाँ या ना? s सबसेल है तो l की वैल्यू 0। ये l की वैल्यू 0 क्यों आई? क्योंकि s सबसेल है।
एस सब सेल है तो एल की वैल्यू 0, पी सब सेल होता तो एल की वैल्यू 1 आती, डी सब सेल होता तो एल की वैल्यू 2 आती, एफ सब सेल होता तो एल की वैल्यू 3 आती। बात समझ आ रही है? तो 3s सब सेल है, एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 0। तो आप मुझे बताइए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। आप मुझे बताइए नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे? और आप मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे? बोलो भाई। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या है? n माइनस एल माइनस वन। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या है? n माइनस एल माइनस वन। एन की वैल्यू भी पता है, एल की वैल्यू भी पता है। n कितना है? 3, 3s सबसे है तो n की वैल्यू 3 माइनस एल की वैल्यू 0 माइनस 1। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हो गए? 0 हो गए। नंबर ऑफ एंगुलर नोड मतलब l, वो 0 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ नोड्स, रेडियल नोड 2 हैं, एंगुलर नोड 0 है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स 2 ही आएंगे। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स वैसे भी n माइनस 1 होना चाहिए था, n की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1 2 ही आएंगे। वो मैथ्स कर रहा है, मैथ्स कर रहा है क्या? वो लोग क्लियर है सभी को? तो कुछ और एग्जांपल्स अपन करेंगे और उसमें मैं आपको नंबर ऑफ नोड्स निकालना सिखाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इस पार्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर से बता रहा हूं। तो जैसे लेट्स से कि और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं 4D सबसेल। ठीक है जी, कौन सी सबसेल है बोलो? 4D सबसेल। तो आप मुझे बताइए इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी और l की वैल्यू कितनी होगी? बोलो यार। 4D सबसेल इधर लिख लेते हैं, इधर की तरफ लिख लेते हैं 6D सबसेल। इसके लिए मुझे बताइए। हाँ, और इधर लिख लेते हैं 4F सबसेल। ठीक है, n की वैल्यू सोचो, l की वैल्यू सोचो और उसके हिसाब से बस फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे? n माइनस एल माइनस वन। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होंगे? l। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स n माइनस एल माइनस वन प्लस l करोगे तो n माइनस वन। सोचो भाई क्या आएगा, बताओ। सोच लिया भाई? सोच लिया सभी ने? सोचा क्या? देखो 4D सबसेल है, 4D सबसेल है तो n की वैल्यू 4, बोलो हाँ या ना। और D सबसेल है तो क्या होगा? SPDF, SPDF 0 1 2 3। तो D सबसेल है तो L की वैल्यू 2, D सबसेल है तो L की वैल्यू 2। ठीक है, तो आप मुझे बताइए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे? n माइनस एल माइनस वन। n की वैल्यू 4 माइनस एल की वैल्यू 2 माइनस 1। तो 4 माइनस 2 माइनस 1, ये तो 1 आ गया। मतलब नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे? 1। इसको ना मैं NR लिख देता हूं। NR मतलब नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। ठीक है, अच्छा तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स बताइए फिर उस हिसाब से। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स मतलब L होंगे तो वो 2 आ जाएगा। तो एक रेडियल नोड है, 2 एंगुलर नोड है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे बोलो? टोटल नंबर ऑफ नोड्स, रेडियल नोड है 2, एंगुलर नोड है 1, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स 3 आ जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स वैसे भी n माइनस 1 आता है तो n की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 1 यानी कि 3 आएगा, 3 आ रहा है। ऐसे ही 6D में निकाल सकते हो क्या? अब थोड़ा आसान लग रहा है? भले ही तुम एकदम बहुत ही डीप फीलिंग में नहीं आ पा रहे हो नोड की, लेकिन क्वेश्चंस तो सोल्व हो रहे हैं। 6D सबसेल है तो n की वैल्यू 6, क्यों? 6D सबसेल है तो n की वैल्यू 6, और D सबसेल है तो क्या होगा बोलो? SPDF 0 1 2 3। D सबसेल है तो L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 2। तो आप मुझे बताइए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे? NR। NR मतलब नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितना आएगा बोलो? n माइनस एल माइनस वन, n की वैल्यू 6 माइनस l की वैल्यू 2 माइनस 1। 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होंगे? L होंगे, L की वैल्यू 2 है तो 2 आ जाएगा। अब रेडियल नोड 3 है और एंगुलर नोड 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे बोलो? रेडियल नोड 3, एंगुलर नोड 2,
टोटल नंबर ऑफ नोड आ गए 5, सही है क्या? टोटल नंबर ऑफ नोड कितने आ गए बोलो? 5 आ गए भाई साहब। 3 रेडियल नोड, 2 एंगुलर नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड 5 आ गए। और वैसे भी टोटल नंबर ऑफ नोड तो n-1 आते हैं। अब n की वैल्यू 6 है तो 6 - 1 5 ही तो आएगा, तो वेरीफाई भी कर सकते हो। अच्छा जी, 4f सब सेल में आ जाओ लास्ट। 4f सब सेल में n की वैल्यू कितनी होगी भाई? 4f है तो n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4। फोर एफ सब सेल है तो n की वैल्यू 4। f सब सेल है, f सब सेल है तो l की वैल्यू 3 हो जाएगी। f सब सेल है तो l की वैल्यू 3 हो जाएगी। देख लो एक बार, s p d f 0 1 2 3 तो l की वैल्यू 3। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स और टोटल नोड्स। नंबर ऑफ रेडियल नोड आएंगे n - l - 1, तो 4 - 3 - 1 0 आ जाएंगे। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स l हो जाएंगे 3, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी 3 आएंगे, क्योंकि रेडियल नोड तो है ही नहीं और एंगुलर नोड 3 है, तो टोटल नोड आ गए 3। टोटल नोड बोलो कितने आ गए? 3 आ गए। और वैसे भी 3 ही आने चाहिए थे, क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स तो n - 1 आते हैं, तो 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है ना? ठीक है बात? अच्छा, तो यहां पर मैं कुछ सबसेल लिख रहा हूं, कुछ सबसेल लिख रहा हूं, वो आपको क्वेश्चंस में करने हैं, होमवर्क में है वो बेसिकली, अभी अपन और पढ़ेंगे। तो कुछ सबसेल लिख रहा हूं, जैसे 3s है, 2p है, 3s है, 4d है, 4f है, 5f है, 6g है। ठीक है, 6g सोचना इसको, 7h, 3d, 5p, 6s, 6d, 6f। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताने। ठीक है, नोट कीजिए इनको। नोट कर लिया भाई सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कोई सबसेल दे दिया आपको, तो आपको नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बताने हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स बताने हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बताने। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड मतलब n - l - 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स मतलब आपको l की वैल्यू बतानी है। और अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछा है तो दोनों को ऐड कर दो, n - l - 1 प्लस l कैंसिल आउट हो जाएगा तो n - 1 होगा। अब इस पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे पूछ लेंगे, इसी फॉर्मूला को स्टेटमेंट में कैसे यूज कर लेंगे? बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड करती है, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। भाई टोटल नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू n - 1 है, इसमें l कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो जैसे 6s ले लो या 6d ले लो या 6f ले लो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स सभी में सेम आएंगे, n - 1। 5 इसमें आएगा, इसमें 5 आएगा, इसमें 5 आएगा, वेरीफाई कर लेना। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स विल नॉट डिपेंड अपॉन l। अच्छा, एंगुलर नोड्स खाली l पे डिपेंड करेंगे, वो n पे डिपेंड नहीं करेंगे। मतलब अगर तुम 3d की बात करो या 4d की बात करो या 5d की बात करो या 6d की बात करो, सभी में नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स तो 2 ही आएंगे, उसमें फिर वो n पे डिपेंड नहीं करेगा। और रेडियल नोड ऐसा है जो दोनों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो है वो n पे भी डिपेंड करेगा और l पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, n - l - 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे, ये आपको ऐसे ही होमवर्क में करना है। मैं आपको बता देता हूं, S P D F G H I ऐसे चल सकता है। हम लोग खाली F तक ही करते हैं, S के लिए 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जा सकता है। क्यों? अच्छा, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ और टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, फिर हम लोग आगे इन पे आएंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पे।
हाँ, जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी ट्राई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैज टू स्फेरिकल नोड्स? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू स्फेरिकल नोड्स? स्फेरिकल नोड्स मतलब एक्चुअली रेडियल नोड्स की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? रेडियल नोड्स की। रेडियल नोड्स को हम लोग स्फेरिकल नोड्स भी बुलाते हैं। तो कभी अगर कभी रेडियल नोड ना दिखे और स्फेरिकल नोड दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना। स्फेरिकल नोड इज नथिंग बट रेडियल नोड्स इटसेल्फ। तो कौन से वाले में दो रेडियल नोड होंगे? ऑप्शंस मैच करेंगे भाई। ऑप्शन ए है 2s, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड या नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स कितने होंगे? n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू 2 माइनस एल की वैल्यू 0 माइनस 1, तो एक आएगा इसमें, तो मतलब ये तो आंसर नहीं आ सकता। फिर अगला है 4s, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आ जाएंगे? n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 0 माइनस 1, इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड 3 आ गए, तो ये भी नहीं आएगा आंसर। ऑप्शन सी क्या है? 3d, n माइनस एल माइनस 1, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आएंगे बोलो? 3d सबसेल है तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आएंगे? n माइनस एल माइनस 1, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आ जाएंगे 3 माइनस एल की वैल्यू 2 माइनस 1, 0 आ गया, ये भी नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली आंसर डी बच गया। कौन सा है? 6f। नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने आएंगे बोलो? n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू 6 माइनस एल की वैल्यू 3 माइनस 1, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। और वही मुझसे पूछा है, क्या पूछा है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैज टू स्फेरिकल नोड्स? कौन से वाले में दो स्फेरिकल नोड है, मतलब दो रेडियल नोड है? इसमें एक है, इसमें 3 है, इसमें एक भी नहीं है और इसमें 2 है, तो यही अपना आंसर आएगा। मतलब 6f विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, तो अपने को ऐसे क्वेश्चंस ही करने हैं। और क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करें। अब ये क्वेश्चन देखो ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी बड़े आसान होते हैं, मतलब लिटरली बहुत आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। ऐसे वेव फंक्शन प्लॉट कर दिया, ये साई की वैल्यू है बेसिकली, या फिर मैं बोलूं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। देख रहे हो, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। मतलब ये बेसिकली ग्राफ जो है ना वो ऐसा ग्राफ है, ऐसे। मतलब इनफाइनाइट पे जाके तो सभी का साई 0 हो ही जाता है, ये इनफाइनाइट पे जाते टाइम सभी का साई 0 हो ही जाता है। लेकिन और कितनी बार 0 हो रहा है? इनफाइनाइट के अलावा और कितनी बार 0 हो रहा है? क्या आपको 2 बार 0 होता दिखाई दे रहा है? कुछ लोग बोलेंगे सर 3 बार हो रहा है। ये एक्चुअली बेसिकली ऐसा होता है, ये ऐसा, ये ठीक है, तो उसको ऐसा दिखा देते हैं, हाँ भाई यहां पर 0 हो गया। बेसिकली ऐसा ग्राफ है। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 बार 0 हो रहा है, और जहां जहां पर ये 0 होगा मतलब वो नोड है। जहां जहां पर 0 होगा वो क्या है? नोड है। और वो भी कौन सा नोड? ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो ये रेडियल नोड्स को इंडिकेट कर रहा है। तो जितनी बार भी 0 होगा, इसमें कितनी बार 0 हो रहा है बोलो? 2 बार 0 हो रहा है, तो मतलब नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे बोलो? इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे? 2 होंगे। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे बोलो? 2। बात समझ में आई क्या? जैसे भाई मान लो कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया मेरे को, ऐसे। अब बताओ इसमें कितने रेडियल नोड है? तो देखो 1 2 3 4, मतलब इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे? 4 होंगे। बस जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही रेडियल नोड। मान लो ये ग्राफ दे दिया, नहीं ऐसा देख लेते हैं, इसमें बोलो कितने रेडियल नोड होंगे? ग्राफ वाले क्वेश्चन से ऐसे ही करने हैं। बोलो कितने बार इसमें कितने बार कट कर रहा है? तो तुम बोलोगे खाली एक बार ही तो कट कर रहा है। यहां पर तो हर कोई कट करता है, एक बार ही कट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ रेडियल नोड इसमें 1 होगा। इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे? 4 होंगे। तो वैसे ही इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे आप बताओ? इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे बोलो? कितने होंगे? तो क्या बोलोगे कि एक बार तो यहां पर कट कर रहा है, एक बार यहां पर कट कर रहा है, इसको नोड में काउंट नहीं करना क्योंकि ये तो ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो क्या आप इस ग्राफ से बता सकते हो कि इस ऑर्बिटल में
नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 2 होंगे, बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे? 2। तो बस नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 2 कौन सी में होंगे चेक कर लो। ऑप्शन ए है 1s, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज n माइनस l माइनस 1, तो 1 माइनस 0 माइनस 0, इसमें तो एक भी रेडियल नोड नहीं है। 1s में तो एक भी रेडियल नोड नहीं है। ऑप्शन बी इज 2s, नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हो जाएंगे? 2 माइनस 0 माइनस 1, इसमें एक रेडियल नोड है। ऑप्शन सी क्या है? 3s, नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे? 3 माइनस 0 माइनस 1, 2 होंगे। और ऑप्शन डी है 2p, इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे? 2 माइनस 1 माइनस 1, 0। इसमें 0 रेडियल नोड, इसमें 1 रेडियल नोड, इसमें 2 रेडियल नोड, इसमें 0 रेडियल नोड। और हमको कितने चाहिए? 2 चाहिए भाई। कितने रेडियल नोड चाहिए बोलो? 2 चाहिए, क्योंकि 2 जगह पर कट कर रहा है। भाई कट करने का मतलब क्या है? कि वहां पर साई की वैल्यू 0 हो रही है, आर की वैल्यू 0 हो रही है, और जहां पर 0 होती है वही तो होता है नोड। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें 2 रेडियल नोड है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, आपको ग्राफ दे देंगे, आपको ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे बताओ कितने रेडियल नोड है। जैसे मान लो मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, बताओ 1s का ग्राफ कैसा होगा, और ऑप्शंस भी देता हूं, ऑप्शंस भी देता हूं। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, और ये ऑप्शन डी है। ये ऑप्शन डी है। ऐसा आप पहचान सकते हो क्या? कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, 1s का ग्राफ बताना है। और इनफैक्ट तुम सारे के सारे ग्राफ बता सकते हो कौन से होंगे। भाई देखो 1s का जो ग्राफ है, क्या है? 1s का जो ग्राफ है वो हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स तो देख लो, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n माइनस l माइनस 1 होंगे, बोलो हाँ या ना। n माइनस l माइनस 1, तो 1 माइनस 0 माइनस 1, 0। एक भी रेडियल नोड नहीं है इसमें, और एक भी रेडियल नोड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ये वाला देखो एक बार कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला देखो 2 बार कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल। ये वाला देखो 3 बार कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला एक बार भी नहीं कट कर रहा। यही अपना आंसर आएगा, क्योंकि इस वाले ग्राफ में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं? 0 है। नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने बोलो? 0 है। आपको मुझे बताना है कि ये वाला कौन से एस का होगा, ये वाला कौन से एस का होगा, और ये वाले कौन से एस का होगा। नंबर ऑफ रेडियल नोड इसमें 0 है ना, इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड 1 है, इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड 2 है, और इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड 3 है। तो आपको बताना है ये कौन सा एस सबसेल होगा, ये कौन सा वाला एस होगा, ये कौन सा वाला एस होगा। ठीक है, नोट करो यार ये। ठीक है भाई, नोट कर लिया, नोट कर लिया सभी ने? अच्छा जी, तो ग्राफ को देख के हम लोग बता सकते हैं कि कितने रेडियल नोड हैं, और रेडियल नोड का फॉर्मूला लगा के बता सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं, मतलब ये 3 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो मतलब आपका पर्पस जो है वो पूरा हो गया भाई। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, ये पहला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो मतलब समझ लो कि आपको भाई ये टॉपिक समझ में आ गया, और तीनों के तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे देखो ध्यान से देखना, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम साई ऑफ 2s हमको इतना दिया हुआ है। देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है, 1/4 2 पाई का अंडर रूट 1/a0 की पावर 3/2 2 माइनस r बाई a0 e की पावर माइनस r बाई a0। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है, लेकिन हमको बोला है कि a0 इज द बोर रेडियस, रेडियल नोड इन 2s
बी प्रेजेंट एट आर नोट, तो आर नोट की वैल्यू क्या होगी। बस इतनी सी कंडीशन है कि भाई रेडियल नोट जो प्रेजेंट है ना वो आर नोट पे प्रेजेंट है। पहले तो एक बात बताना कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स किसमें, 2s सबसेल में कितने होंगे बताना। तो n माइनस एल माइनस 1, 2 माइनस 0 माइनस 1, एक रेडियल नोड होगा। वो कहां पर होगा, कितनी दूरी पे होगा वो बताना हमको, समझ रहे हो, मतलब कितने डिस्टेंस पे होगा, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे रेडियल नोड मिलेगा वो हमको बताना है। अब देखो यार, रेडियल नोड के लिए सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है, रेडियल नोड के लिए सिंपल सी कंडीशन है कि साई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। इनफैक्ट कोई भी नोड हो उसके लिए साई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोई भी नोड हो साई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यही बात तो है। कोई भी नोड होगा तो साई क्या होना चाहिए, उसके लिए 0 होना चाहिए। अब साई इज इक्वल टू 0, भाई ये वाली चीज कभी 0 नहीं हो सकती, ये वाली चीज कभी 0 नहीं हो सकती, और ये वाली चीज कभी 0 नहीं हो सकती। ये एक्चुअली इनफाइनाइट पे 0 होगी, लेकिन वो हमें कंसिडर करना नहीं है। तो साई को 0 करने के लिए हमको ये वाला टर्म 0 करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो। सो कंडीशन फॉर नोड, मैंने बताया था ना यही एक काम की चीज है। कंडीशन फॉर नोड, साई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। कंडीशन फॉर नोड क्या होगा, साई इज इक्वल टू 0, और साई इज इक्वल टू 0 में ये वाला टर्म 0 होना चाहिए। तो 2 माइनस आर बाई ए नोट शुड बी इक्वल टू 0। 2 इज इक्वल टू आर बाई ए नोट, यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2a नोट। 2a नोट डिस्टेंस पे, 2a नोट डिस्टेंस पे हमको रेडियल नोड मिलेगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। कितना आसान सवाल है, दिखने में बड़ा भयंकर लग रहा है, उतना ही आसान सवाल है। क्या करना है, बस खाली साई की वैल्यू 0 पुट करनी है, और साई की वैल्यू 0 खाली एक ही डिस्टेंस पे हो रही है क्योंकि एक ही रेडियल नोड है। ये हमने 0 कर दिया, 2 माइनस आर बाई ए नोट इज इक्वल टू 0। नोट करो यार, ये नोट कीजिए। और अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है यार एकदम, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन किया क्या यार आप लोगों ने, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस, मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस। पहले तो एक बात बताइए कि ये कौन सी सबसेल है, इसके बारे में सोच सकते हो क्या, कौन सी सबसेल है वो भी बता सकते हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन इसमें ये बोला है कि एस सबसेल है, ये जरूर है ना, ये हमको बोल दिया है, मान लेते हैं कि ये हमको बोल दिया कि ये एस सबसेल है। कौन सी सबसेल है, एस सबसेल है। तो आप मुझे बताइए कि रेडियल नोड के लिए क्या कंडीशन होगी, बताओ भाई। कंडीशन फॉर रेडियल नोड, कंडीशन फॉर रेडियल नोड क्या होगा, बोलो, साई इज इक्वल टू 0। अब साई इज इक्वल टू 0 करना है तो ये वाली चीज तो 0 हो नहीं सकती है, बोलो हाँ या ना, नहीं हो सकती। ये वाली चीज तो 0 हो नहीं सकती है, नहीं हो सकती। ये वाली चीज जो है वो 0 होनी चाहिए। सिग्मा माइनस 1 इंटू सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब कुछ लोग बेवकूफों की तरह क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। अरे बचपन में हमको बोला था कि समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, क्योंकि ये 0 हो गया तो बाकी फिर कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू 0 ही आनी है, या फिर ये 0 हो गया तो बाकी कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, वैल्यू 0 ही आनी है। मतलब कि या तो सिग्मा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, सिग्मा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, और या फिर सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाए। दो कंडीशंस होंगी कि नहीं होंगी, दो कंडीशन होंगी, बोलो हाँ या ना। अच्छा जी, सिग्मा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब तो सीधा सीधा हो गया कि सिग्मा इज इक्वल टू 1। सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट आएंगे। मुझे तो वो दो रूट दिख भी रहे हैं, क्या आपको दिख रहे हैं सीधे सीधे। सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 12 आए और सम कितना आए 8, सम कितना आए 8, 2 और 6, 2 और 6, बोलो हाँ या ना, 2 और 6,
सिग्मा की वैल्यू 2 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है। तो देखो बताओ सिग्मा की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, कौन कौन सी वैल्यू आई भाई सिग्मा की। एक तो सिग्मा की वैल्यू 1 पॉसिबल होगी, इधर से देखेंगे सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको ऐसे लिख लो, सिग्मा स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा माइनस 6 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्यों? अरे 8 सिग्मा को 2 सिग्मा 6 सिग्मा लिख दो, सिग्मा इधर से कॉमन ले लिया, सिग्मा -2 माइनस 6 कॉमन ले लिया, सिग्मा -2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा अपना, अरे ये x -1 x, सिग्मा की जगह पे आप x अज्यूम करोगे तो थोड़ा आपको आसान लगेगा। सिग्मा -2 इंटू सिग्मा -6 इज इक्वल टू 0। अरे वो फैक्टर मेथड है ना, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर मेथड। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू 2 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है। तो सिग्मा की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, सिग्मा की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है, सिग्मा की वैल्यू 6 भी पॉसिबल। 3 रेडियल नोड प्रेजेंट है यहां पे, दिख रहे हैं आपको। एक सिग्मा इज इक्वल टू 1 पे, एक सिग्मा इज इक्वल टू 2 पे और एक सिग्मा इज इक्वल टू 6 पे। कितने रेडियल नोड प्रेजेंट है? 3 रेडियल नोड प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि 4s सबसेल होगी। बोलो हाँ या ना। 3 रेडियल नोड प्रेजेंट है मतलब 4s सबसेल होगी। सही बात है क्या? 3 रेडियल नोड प्रेजेंट है मतलब 4s सबसेल होगी। अच्छा जी, अब मेरे को क्या बोला है, मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस। भाई ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये अपना न्यूक्लियस है। 3 रेडियल नोड हैं, एक यहां पर प्रेजेंट है, एक यहां पर प्रेजेंट है, एक यहां पर प्रेजेंट है। इस रेडियल नोड के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इस रेडियल नोड के लिए सिग्मा की वैल्यू 2 होगी। इस रेडियल नोड के लिए सिग्मा की वैल्यू 6 होगी। आप मुझे बताइए मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा है? मिनिमम डिस्टेंस पे तो यही है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1। और मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये है तो सिग्मा इज इक्वल टू 6। और ये बीच वाला हो गया तो सिग्मा इज इक्वल टू 2 पुट कर दोगे। तो ये बोल रहा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस बतानी है मुझे। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 होगा, लेकिन सिग्मा की वैल्यू भी तो दी हुई है 2ZR/A0। सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 2ZR/A0। तो मिनिमम पोजीशन के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 1। मिनिमम पोजीशन के लिए बोलो क्या पुट करोगे? सिग्मा इज इक्वल टू 1। और मैक्सिमम के लिए सिग्मा इज इक्वल टू 6 पुट कर देंगे। अगर तुमसे बीच वाला पूछा होता तो सिग्मा की वैल्यू 2 पुट कर देते। तो मिनिमम पोजीशन के लिए सिग्मा इज इक्वल टू 1 है, सिग्मा की वैल्यू उधर से पुट कर दो 2ZR/A0 इज इक्वल टू 1। तो यहां से R की वैल्यू A0/2Z आ गई। R की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? A0/2Z। मैक्सिमम के लिए सिग्मा की वैल्यू 6 पुट कर दोगे तो 2ZR/A0 इज इक्वल टू 6। 2 से कैंसिल आउट कर दिया तो R की वैल्यू 3A0/Z। 3A0/Z। A0/2Z 3A0/Z। A0/2Z 3A0/Z। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। देख लो, मिनिमम के लिए A0/2Z, मैक्सिमम के लिए 3A0/Z। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? अच्छा, और क्वेश्चन भी पूछ सकते, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते कि मिनिमम वाले और मैक्सिमम वाले के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो मिनिमम वाले के लिए सिग्मा इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम वाले के लिए सिग्मा इज इक्वल टू 6। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके लिए सिग्मा इज इक्वल टू 5 पुट कर दोगे, वो डिस्टेंस आ जाएगा। नहीं तो ये डिस्टेंस निकाल लो यार, ये डिस्टेंस कितना है? A0/2Z। ये डिस्टेंस निकाल लिया 3A0/Z। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ये डिस्टेंस कितना है? A0/Z। ये डिस्टेंस कितना है? 3A0/Z। तो ये डिफरेंस निकालना है, वो भी निकाल सकते हो। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा फिरा के कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है रेडियल नोड्स का, उनके बीच में डिस्टेंस निकालो। मिनिमम और बीच वाले के बीच में निकालो, बीच वाला और मैक्सिमम वाले के बीच में निकालो, बीच वाले का डिस्टेंस निकालो न्यूक्लियस से। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट मेन मुद्दा यहीं पर है कि साई की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0। उसके बाद तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा क्वेश्चन हो गया सिंपली। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट समझाने में जितना एफर्ट लगता है, क्वेश्चंस करने में उतना एफर्ट नहीं लगता। क्वेश्चंस इसके बड़े आसान होते हैं। क्लियर हो रही है बात? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा लड्डू क्वेश्चन है। ये भी बड़ा लड्डू क्वेश्चन है। फॉर 3s ऑर्बिटल 1/9 √3 1/A0 की पावर 3/2 6 - 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर इंटू ई की पावर -सिग्मा/2। सिग्मा की वैल्यू 2RZ/3A0 है। व्हाट इज द
मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस। वही बात आ गई, नोड पता करना है। वही बात आ गई क्या, कि नोड पता करना है। कंडीशन फॉर नोड क्या होगा बोलो, कंडीशन फॉर नोड साई इज इक्वल टू 0। अब साई इज इक्वल टू 0 में ये वाली चीज 0 हो नहीं सकती है, ये वाली चीज 0 हो नहीं सकती है, यही वाली चीज को 0 होना पड़ेगा। मतलब 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यार मैं ना सिग्मा को x मान लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है सिग्मा से आपको डर लग रहा है। क्या आप एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो? अरे मतलब ये सिग्मा ही है बेसिकली, सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स मान लिया मैंने, क्योंकि तुमको ना सिग्मा से डर लग रहा है, लेकिन एक्स देख के तो थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फॉर्मूला याद है क्या, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। याद है क्वाड्रेटिक? तो बस क्वाड्रेटिक सोल्व करने का फॉर्मूला पुट कर दो, क्या आ जाएगा बोलो? इधर कर देते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है -6, तो माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब -6 का स्क्वायर हो तो 36 हो जाएगा, -4 ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो x की वैल्यू आ गई ये 6 प्लस माइनस ये 36 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अंडर रूट 12 पता है क्या आपको? 4 इंटू 3 लिख दें इसका अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3। अंडर रूट 4 होता है 2, तो 2 रूट 3 हो जाएगा यार ये। मतलब x की वैल्यू हो गई 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, 2 कैंसिल आउट कर दो तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस रूट 3। यही आई 3 प्लस माइनस रूट 3, सही है। मतलब ये सिग्मा है बेसिकली, ये x मैंने तुमको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवाने के लिए लिख दिया था, बाकी सिग्मा है ये 3 प्लस माइनस रूट 3। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला कौन सा होगा बोलो ना, 3 माइनस रूट 3 या 3 प्लस रूट 3? एक है 3 माइनस रूट 3, एक है 3 प्लस रूट 3, ये दो हैं। ये न्यूक्लियस है, एक ये होगा और एक ये होगा, दो रेडियल नोड है। और देख लो ना 3s सबसेल है, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे, n माइनस l माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 0 माइनस 1, दो रेडियल नोड होंगे। एक के लिए सिग्मा कितना है 3 माइनस रूट 3, एक के लिए सिग्मा कितना है 3 प्लस रूट 3। मेरे से कौन सा पूछा है, मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस। मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस के लिए आप सिग्मा की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3 माइनस रूट 3 या 3 प्लस रूट 3? बोलो, 3 माइनस रूट 3 या 3 प्लस रूट 3? 3 प्लस रूट 3 पुट करेंगे। मिनिमम पूछा होता तो 3 माइनस रूट 3 पुट कर देते, मैक्सिमम पूछा है तो 3 प्लस रूट 3 पुट कर देंगे। इनके बीच में डिस्टेंस पूछा होगा तो डिफरेंस ले लेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में हम लोग ये कर लेते हैं कि ये साई ऑफ 3s था और उसमें भाई दो रेडियल नोड है, ठीक है जी, दो रेडियल नोड है, ये न्यूक्लियस है अपना, ये अपना पहला रेडियल नोड और ये अपना दूसरा रेडियल नोड। इसमें सिग्मा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3, इसमें सिग्मा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3। ठीक है, अच्छा सिग्मा की वैल्यू कितनी है 2rz बाई 3a नोट, सिग्मा इज इक्वल टू 2rz बाई 3a नोट। ठीक है, 2rz बाई 3a नोट। अब आप मुझे बताइए मिनिमम रेडियल नोड, पहले तो अपन मैक्सिमम के लिए कर लेते हैं, जो ये क्वेश्चन है ना उसको सोल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये बताता हूं कि और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी बता देता हूं कि और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस, बोलो क्या करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए, फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस सिग्मा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 कर देंगे। बोलो हाँ या ना।
मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए सिग्मा इज इक्वल टू 3 + √3 कर देंगे। बोलो हाँ या ना। तो सिग्मा की वैल्यू 3 + √3 पुट कर दिया। सिग्मा कितना है 2RZ/3A0 इज इक्वल टू 3 + √3। तो यहां से R की वैल्यू 3 + √3 इंटू 3A0/2Z, ये अपना डिस्टेंस आ जाएगा। एक बार ऑप्शन मैच कर लेते हैं। 3 + √3 इंटू 3A0/2Z, मतलब 3 + √3 दिखना चाहिए अपने को। 3 + √3 दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या कहीं पे? ये देख लो 3 + √3 दिख रहा है, इसमें भी 3 + √3 दिख रहा है, इसमें भी, लेकिन इंटू क्या होगा 3A0/2Z। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। यही तो है भाई, 3 + √3 और इंटू 3A0/2Z, यही यार, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा, अब अगर इसी में तुमसे मिनिमम डिस्टेंस पूछ लेते तो ये तो हो गया फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस। इसी में तुमसे मिनिमम डिस्टेंस पूछ लेते तब क्या करते? तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए तो सिग्मा की वैल्यू 3 + √3 थी, मिनिमम डिस्टेंस के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या कर दोगे 3 - √3। अरे √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो 3 + √3 ऑब्वियसली ज्यादा होगा, 3 - √3 कम होगा। तो फॉर मिनिमम डिस्टेंस, फॉर मिनिमम डिस्टेंस क्या करेंगे बोलो? सिग्मा इज इक्वल टू 3 - √3, तो 2RZ/3A0 इज इक्वल टू 3 - √3। तो यहां से R की वैल्यू 3 - √3 इंटू 3A0/2Z, मतलब जहां पर वो 3 + √3 आ रहा था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 3 - √3 आ जाएगा। कोई समस्या? यहां पर जो 3 + √3 आ रहा था वो अब 3 - √3 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर तुमको बोले कि ये रेडियल नोड नंबर 1 है, ठीक है, यहां पर ये रेडियल नोड नंबर 1 है, रेडियल नोड नंबर 1, और ये है रेडियल नोड नंबर 2, इनके बीच में डिस्टेंस बताओ, तो या तो ये डिफरेंस निकाल लो, है ना। अगर तुमसे पूछते कि डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस कर दो, तो 3 + √3 इंटू 3A0/2Z माइनस 3 - √3 इंटू 3A0/2Z। तो 3A0/2Z तो कॉमन ले लो, 3A0/2Z कॉमन ले लिया, ये 3 + √3 और माइनस ये 3 - √3, तो माइनस ये 3 और प्लस √3 हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू कितनी आ गई बोलो? ये वैल्यू आ गई 3A0/2Z इंटू ये √3 + √3 2 √3, वैल्यू आ गया 3 √3 A0/Z। ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द 2 रेडियल नोड्स। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस पूछा होता तो क्या आपको ये सब करने की जरूरत थी? नहीं करने की जरूरत थी। अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछा होता तो क्या करना चाहिए था? अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछा होता तो क्या करना चाहिए था आपको? सिग्मा यहां पर है 3 - √3, यहां पर है 3 + √3, तो खाली ये डिफरेंस निकालना था ना। तो इस डिस्टेंस के लिए सिग्मा की वैल्यू करस्पॉन्डिंग पुट कर देते 3 + √3 - 3 - √3, 3 + √3 - 3 - √3, 3 से 3 कैंसिल हो जाता था, 2 √3 पुट कर देते, सिग्मा की वैल्यू 2 √3 पुट कर देते और यहां से वैल्यू निकाल लेते, यही वैल्यू आती। देख लो एक बार, सिग्मा की वैल्यू 2 √3 पुट कर देते 2RZ/3A0, तो यहां से R की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 3 √3 A0/Z, 3 √3 A0/Z, 3 √3 A0/Z। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया सभी को? तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमको करने आने चाहिए। अब उसके बाद में मैं फटाफट से आपको बता देता हूं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखो एक चीज होता है ऑर्बिट और एक होता है ऑर्बिटल, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है।
तो मैं पहले आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल से पहले आपको ना ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस बता देता हूं। इधर है ऑर्बिट और इधर है ऑर्बिटल। ऑर्बिट मतलब बस जो खाली वो रहती है ना न्यूक्लियस के चारों ओर वाली चीज। पहले इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, देखो एक बार, ठीक है भाई। तो हम लोग ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस देख रहे हैं। तो पहले तो ये समझना है कि ऑर्बिट एक अलग चीज होती है और ऑर्बिटल एक अलग चीज होती है, ठीक है। ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बोर्स ने बताया था, ठीक है। सो दिस इज ए फिक्स्ड पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन। क्यों? फिक्स्ड पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज नॉट ए फिक्स्ड पाथ। यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी पाथ के अलोंग मूव कर रहा होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। यहां पर ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, इट इज ऑलवेज सर्कुलर। इट इज ऑलवेज सर्कुलर इन शेप। मतलब ये क्वेश्चन ना मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ना ये स्कूल के एग्जाम में पूछते हैं 3 मार्क्स का, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस, गारंटी करके देता हूं। सो इट इज ऑलवेज सर्कुलर इन शेप। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये 1 था। इट कैन बी स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल शेप्ड, डबल डम्बल शेप्ड, ठीक है। ये वाला हमेशा सर्कुलर होगा क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड जैसे जो रास्ता होता है। ये स्फेरिकल भी हो सकता है, डम्बल भी हो सकता है, डबल डम्बल भी हो सकता है। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 100%। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 100%। और इधर क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अराउंड 90 to 95%। मतलब उस रास्ते में, उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 90 से 95% के आसपास होंगे, ठीक है। तो ये अपने डिफरेंस हो गए ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में, ठीक है। अब मैं आपको ना मतलब कुछ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता हूं। हम लोग अब बात करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की, ठीक है। किसकी? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की। जैसे एस ऑर्बिटल कैसी होगी, पी ऑर्बिटल कैसी होगी, है ना, डी ऑर्बिटल्स कैसी होंगी, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1s ऑर्बिटल की। किसकी बात करेंगे? 1s ऑर्बिटल की। अब 1s ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली s का मतलब होता है स्फेरिकल, तो ये क्या होगी? स्फेरिकल शेप की होगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसके बारे में एक और बात बोलेंगे कि दिस इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। दिस इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। भाई स्फेयर है तो हर डायरेक्शन में बराबर ही है वो, तो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर का होगा। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एक बार फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स तो हो जाएंगे n माइनस l माइनस 1। n की वैल्यू 1, माइनस 0, माइनस 1। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 0। और s ऑर्बिटल है, ये रेडियल नोड हो गए। एंगुलर नोड्स भी 0 ही होंगे, क्यों भाई? और टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी 0 होंगे। टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी 0 होंगे, मतलब कोई नोड नहीं है इसमें। तो एक्चुअली शेप कैसी होगी, ध्यान से देखना कि ये तो अपना हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या हो गया बोलो? न्यूक्लियस। तो ऐसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी ऐसे। मतलब ऐसा कोई फिक्स रास्ता नहीं है, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये दिस इज 1s। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बना दिया? ये अपना न्यूक्लियस है भाई। ये क्या है? न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है।
इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब भाई तुम तो बोलते हो कि यार इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। और अगर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं तो हम लोग बस ये बोलेंगे हाँ भाई इलेक्ट्रॉन कहीं तो कभी तो यहां पर रहा होगा, कभी तो यहां पर रहा होगा, कभी तो यहां पर रहा होगा, कभी तो यहां पर रहा होगा। तो बस जहां पर रहा होगा ना, बस उसको मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ऐसा एक धुंधला सा क्लाउड मिलेगा। समझ रहे हो? क्लियर है? तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया एंड दिस इज 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल क्लियर हो गया। यहीं पर अगर मैं 2s की बात करूंगा, ठीक है, 2s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल ही होगी, वो भी s ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल ही होगी, और s ऑर्बिटल है तो नॉन डायरेक्शनल नेचर की होगी। अच्छा, नॉन डायरेक्शनल को फील कर पा रहे हो क्या आप लोग? भाई इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ, फिक्स्ड, आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, सेम बिहेवियर मिलेगा। अच्छा, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकाल लो इसमें। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आएंगे बताना भाई? n माइनस एल माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 0 माइनस 1, 1 आएंगे। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स 0, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे 1। अब इसको समझना कैसे आएगा, ये एक रेडियल नोड कैसे आएगा? ये न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन के पास आने के चांसेस होंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। एक डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, और फिर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड चलने लगेगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये बीच में खाली रीजन दिख रहा है क्या आपको? ये मैंने ऐसे जानबूझ के छोड़ा है, बीच में खाली रीजन दिख रहा है क्या? उस खाली रीजन को ना मैं किसी दूसरे कलर से बता देता हूं यार, लेट्स से कि मैं उसको लाल कलर से बता देता हूं। तो दिस खाली रीजन, ये लाल कलर मतलब, लाल मतलब खतरा है बेसिकली। ये लाल मतलब क्या है? खतरा है, खाली पड़ा हुआ है ये। तो ये डिस्टेंस जो है वो बेसिकली रेडियल नोड का डिस्टेंस होगा। दिस इज रेडियल नोड। दिख रहा है क्या? एक रेडियल नोड। अब 3s में देखोगे तो ऐसे आगे जाके एक और रेडियल नोड मिलेगा, 4s में देखोगे तो एक और रेडियल नोड मिलेगा, ऐसे रेडियल नोड्स मिलेंगे यार। ये 2s ऑर्बिटल समझ गए? लाल रंग से मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इतने डिस्टेंस पे रेडियल नोड है, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? तो s ऑर्बिटल हो गई, कौन सी शेप की होती है? स्फेरिकल शेप की होती है। बात करते हैं p ऑर्बिटल्स की, या फिर p सबसेल की बात करता हूं मैं, 2p सबसेल। 2p सबसेल कैसे बनाते हैं बताना? 3 डब्बे बनाते हैं, एक का नाम होता है px, एक का नाम होता है py, एक का नाम होता है pz। 2p सबसेल है तो l की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 2 होगी। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे? एक भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, 0। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होंगे बोलो? 1, क्योंकि l है ना, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी 1 ही आएंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी 1 ही आएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अच्छा, px, py, pz में किसी को याद है क्या? मैंने बताया था कि pz के लिए जिस ऑर्बिटल में तुम बोलोगे सर आप कभी सबसेल यूज कर देते हो, कभी ऑर्बिटल यूज कर देते हो, ये पूरी की पूरी 2p सबसेल है, और इसके अंदर 2px, 2py और 2pz ये क्या है? ऑर्बिटल्स है। ये पूरा का पूरा जो डब्बा है दैट इज 2p सबसेल, और उसके अंदर 2px, 2py और 2pz 3 ऑर्बिटल्स है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ z आएगा उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा? 0 होगा। बोलो हाँ या ना? जिसमें सिर्फ और सिर्फ z आएगा उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, और इसमें m की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकती है। इसके लिए +1 ले लिया तो इसके लिए -1, इसके लिए -1 ले लिया तो इसके लिए +1। अब ध्यान से सुनना यार, मान लो ये x एक्सिस है, ये +x, ये -x, ये +y, ये -y, तो बाहर की तरफ हो जाएगी +z और अंदर की तरफ -z। तो जैसे मान लो मेरे को 2px बनाना है, क्या बनाना है? 2px। तो x
ऑर्बिटल के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे बना दो डंबल शेप में। कौन सी शेप में? डंबल शेप में। दिस इज 2px, दिस इज 2px। 2px है तो x एक्सिस के अलोंग बना दो। 2py है भाई, जैसे ये x एक्सिस है तो 2px है तो ऐसे डंबल बना दिया, ठीक है। 2py है तो ऐसे डंबल बना दिया, 2pz है तो ऐसे डंबल बना दिया। सिमिलर शेप के डंबल बनाने हैं, कितने? 3 बनाने हैं। 2px में x एक्सिस के अलोंग, 2py में y एक्सिस के अलोंग, 2pz में z एक्सिस के अलोंग। अब एक बात समझो, इसमें ये बोल रहा है जो 2px ऑर्बिटल है उसमें एक एंगुलर नोड है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। जब मैं ऐसा डंबल बना रहा हूं, ऐसा डंबल बना रहा हूं, इधर की तरफ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये बीच वाले प्लेन में तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है ना, मानते हो क्या? ये 2px का डंबल बन गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे 2 मोटे मोटे बन गए। बीच वाले प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होगा एंड दिस प्लेन इटसेल्फ इज एंगुलर नोड। और ये प्लेन कौन सा होगा? ये x एक्सिस है तो ये प्लेन कौन सा होगा? yz प्लेन होगा। मतलब ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। तो क्या बोलूंगा 2px के लिए? डंबल किसके अलोंग होगा? बोलो, डंबल अलोंग x एक्सिस। बोलो हाँ या ना? डंबल किसके अलोंग होगा? x एक्सिस के अलोंग। और फिर ये जो प्लेन हो जाएगा, लाल कलर से बता देता हूं, ये वाला प्लेन, ये डंबल है तो ये वाला जो प्लेन होगा दैट विल बी योर नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? yz प्लेन हो जाएगा। याद रखना तो बहुत ही आसान है, नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? yz प्लेन। हाँ या ना बोलो यार। देखो याद रखना बहुत आसान है, 2px है, x के अलावा कौन सी एक्सिस बच गई? y और z बच गई, yz प्लेन। 2py है, y के अलावा कौन सी एक्सिस बच गई? y के अलावा कौन सी एक्सिस बच गई? x और z, तो नोडल प्लेन हो जाएगा xz प्लेन। 2pz है, z के अलावा कौन सी एक्सिस बच गई? z के अलावा कौन सी एक्सिस बच गई? xy, तो नोडल प्लेन हो जाएगा xy प्लेन। और इसमें अगर बात करेंगे 2py है तो डंबल अलोंग y एक्सिस, और इधर की तरफ 2pz है तो डंबल अलोंग z एक्सिस। बात समझ आई क्या? क्लियर हो गया सभी को? डंबल दिख रहा है। नोडल प्लेन को विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या आप? ऐसा नोडल प्लेन है, मतलब ऐसा डंबल है तो ये वाला प्लेन नोडल प्लेन होगा। मान लो डंबल ऐसा होता तो, ऐसा होता तो सोच के देखो, एक ऊपर डंबल एक नीचे डंबल, मतलब ऐसे डबल डंबल नहीं है, एक ऊपर लोब, इसको लोब बुलाते हैं, तो उस एक ऊपर लोब एक नीचे लोब, तो ये वाला प्लेन जो है वो नोडल प्लेन होगा। ऐसा डंबल होगा तो एक इधर की तरफ लोब एक इधर की तरफ, तो ये वाला प्लेन जो है वो नोडल प्लेन होगा। विजुअलाइज कर लो, याद रखने का तरीका तो मैंने बता ही दिया है। 2px के लिए yz, क्योंकि x के अलावा कौन सी एक्सिस बच गई? y और z बच गई, तो yz प्लेन विल बी नोडल प्लेन। 2py के लिए y के अलावा कौन सी एक्सिस बच गई? x और z, तो xz प्लेन विल बी नोडल प्लेन। 2pz के लिए z को छोड़ दो, xy प्लेन विल बी नोडल प्लेन। बात समझ आ रही? अब d पे और बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं? d पे। तो बात करेंगे 3D सबसेल। किसकी बात करेंगे? 3D सबसेल। n की वैल्यू 3 हो गई, l की वैल्यू 2 हो गई। अच्छा जी, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बता दो फटाफट से। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बता दो कितने होते हैं? अरे कितने होते हैं? n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1, 0। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो गए? l, वो 2 हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स भी 2 ही होंगे। अच्छा 3D सबसेल है तो उसमें कितने डब्बे होंगे? कितनी ऑर्बिटल होंगी? 5 डब्बे होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो ये जो पूरा ये पूरे डब्बे जो है ना, ये सारे मिला के 3D सबसेल है। अब इसके अंदर 5 ऑर्बिटल है, एक का नाम क्या होगा? 3DXY, एक का नाम होगा 3DYZ, एक का नाम होगा 3DXZ। ये तो तीनों लिखना, नाम लिखना तो आसान है। एक बार x और y ले लो तो xy, y और z ले लो तो yz,
एक्स और जेड ले लो तो एक्स जेड, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3D एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 3D जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स रहती हैं, इन पांचों की शेप हम लोग देखेंगे। ये तीनों की जो शेप होती है ना वो सिमिलर होती है। क्या होती है बोलो, सिमिलर शेप होती है। तो एक की शेप समझ में आ गई तो फिर बाकी दोनों की अपने आप समझ में आ जाएगी। 3D एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अलग होती है, 3D जेड स्क्वायर की तो एकदम ही अलग होती है, ठीक है। तो बात करते हैं वन बाई वन। जैसे 3D एक्स वाई ले लिया मैंने, ऐसा नहीं लिखते हैं, 3D एक्स वाई, 3D एक्स वाई। तो आप क्या करो, नाम में एक्स वाई एक्सिस दिख रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप क्या करो, 4 लोब बना दो और एक्सिस के बीच में बनाओ। क्या बोल रहा हूं, एक्सिस के बीच में 3D एक्स वाई है तो एक्सिस के बीच में बना दो। एक इधर की तरफ बना दिया, 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 ये लोब बन गए बस। बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। तो डबल डंबल शेप है कि नहीं है, एक ये डंबल हो गया, एक ये डंबल हो गया, 2 डंबल हो गए। तो 3D की शेप जो होगी वो क्या होगी, डबल डंबल होगी, डबल डंबल। 3D जेड स्क्वायर की डबल डंबल नहीं होती है, वो देखेंगे हम लोग। अच्छा ये हो गया 3D एक्स वाई। अब इसमें नोडल प्लेन बताओ यार, 2 नोडल प्लेन है ना, नोडल प्लेन क्या होंगे, या फिर नोडल नोड्स, एंगुलर नोड 2 हैं क्योंकि L की वैल्यू 2 है तो एंगुलर नोड 2 है। तो बताओ, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो क्या आपको ये वाला जो प्लेन है वो नोडल प्लेन नहीं दिख रहा? क्या आपको जो ये वाला प्लेन है वो नोडल प्लेन नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख रहा है। ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन कौन सा होगा, एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है तो ये वाई जेड प्लेन। तो नोडल प्लेन क्या होगा बोलो, एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन। याद रखने का तरीका बता देता हूं, याद रखने के लिए तरीका बता देता हूं। 3D एक्स वाई है, एक्स वाई के अलावा कौन सी एक्सिस बच गई, जेड एक्सिस बच गई। अब उस जेड को एक बार एक्स के साथ ले लो, एक बार वाई के साथ ले लो। भाई 3D एक्स वाई है ना ऑर्बिटल का नाम। देखो देखो याद रखने का तरीका बताता हूं। 3D एक्स वाई है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा। 3D एक्स वाई है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो एक्स और वाई के बीच में होगा, एक्स और वाई के बीच में दिख रहा है। नोडल प्लेन जब बनाना है तो कैसे बनाओगे, एक्स और वाई के अलावा कौन सी एक्सिस बच गई, जेड एक्सिस बच गई। उस जेड एक्सिस को एक बार एक्स के साथ ले लो, एक बार वाई के साथ ले लो, तो एक बार हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, एक बार हो जाएगा वाई जेड प्लेन। बोलो हाँ या ना। अच्छा अब अपना नेक्स्ट देख लेते हैं 3D वाई जेड। वाई जेड है, कौन सी एक्सिस बच गई, नोडल प्लेन देखो, खुद से सोच के लिखना, खुद से सोच के लिखना। वाई जेड प्लेन है, 3D वाई जेड है। वाई जेड के अलावा कौन सी एक्सिस बच गई, एक्स एक्सिस बच गई, तो उसको एक बार वाई एक्सिस के साथ ले लो तो एक्स वाई प्लेन, एक बार जेड एक्सिस के साथ ले लो तो एक्स जेड प्लेन। बोलो हाँ या ना। अच्छा 3D एक्स जेड है, नोडल प्लेन बताना है, बताओ क्या होगा। भाई एक्स जेड है, एक्स जेड है तो एक्स और जेड के अलावा कौन सी एक्सिस बच गई, वाई एक्सिस बच गई, तो एक बार एक्स के साथ ले लिया एक्स वाई प्लेन, एक बार जेड के साथ में ले लिया वाई जेड प्लेन। अच्छा एक्स वाई प्लेन को वाई एक्स प्लेन भी लिख सकते हो ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बस ऐसे लिख दिया मैंने। 3D एक्स वाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होता है। 3D वाई जेड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, वाई और एक्स जेड एक्सिस के बीच में होगा। 3D एक्स जेड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, एक्स और जेड एक्सिस के अलोंग या फिर बीच में होगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इसमें क्या आएगा बोलो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है क्या। ये प्लस एक्स है और ये प्लस वाई है, इसी की जगह पर मैं वाई और जेड कर दूंगा तो ये 3D वाई जेड बन जाएगा।
एक्स और जेड कर दूंगा तो 3D XZ बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो तीनों के शेप तो सिमिलर हो गए, 3D XY, 3D YZ और 3D XZ। अब बात कर लेते हैं 3D X² Y² की। 3D X² Y²। तो नाम से तो समझ में आ रहा है कि भाई XY एक्सिस बनानी पड़ेगी। ये बना लिया +X, ये बना लिया -X, ये बना लिया +Y, ये बना लिया -। देखो ध्यान से सुनना, 3D XY में भी X और Y एक्सिस ही बनाई थी, 3D X² Y² में भी X एक्सिस और Y एक्सिस ही बनाई है। 3D XY में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में था, बीच में, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर। 3D X² Y² में क्या कर दो, एक्सिस के अलोंग ही कर दो, बस यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर। थोड़ा सा डिफरेंस है कि नहीं है तो डबल डंबल शेप ही, लेकिन डिफरेंस है, बोलो नहीं है क्या डिफरेंस? अरे इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के बीच में था और इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के अलोंग है। अच्छा जी, नोडल प्लेन के बारे में कोई चर्चा? ये जो प्लेन होगा ना, ये वाला प्लेन कितने एंगल पे, 45 पे। कितने एंगल पे, 45 पे। ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन। तुम बोलोगे सर ये तो लाइन है, कहां से प्लेन है, ये तो लाइन है। अरे 3D में सोच के देखो ना, ऐसा एक प्लेन, ऐसा एक प्लेन, वो क्या होगा, नोडल प्लेन होगा। एक ऐसा प्लेन, ऐसा, वो क्या होगा, नोडल प्लेन होगा। तो दीज आर नोडल प्लेन्स विच आर एट 45 डिग्री। कितने एंगल पे, 45 डिग्री है एक्सिस के। बात समझ आ गई? और लास्ट है अपना 3D Z²। 3D Z² इज लाइक 2PZ। खाली Z एक्सिस बना दो, +Z -Z, ऐसे अब कोई भी एक्सिस बना लो। ये बना दिया, तुम बोलोगे सर ये तो 2PZ का ही बन गया, P का ऐसा ही तो होता है, तो ये 2PZ का ही बन गया, तो 2PZ का ही बना दो पहले तो। और बीच में क्या करो, ऐसे एक रिंग बना दो। ये मतलब ऐसे सिंगल डंबल है तो पूरा ये नोडल प्लेन होता, लेकिन बीच में रिंग आ गई। बीच में क्या आ गई, रिंग आ गई, और ये रिंग ऐसे बढ़ती जाती है। समझ रहे हो क्या? अब इसमें नोडल सरफेस क्या होगा भाई, 2PZ में तो ये वाला नोडल प्लेन था, लेकिन अब इसमें भी रिंग आ गई है, तो क्या करेंगे, एक ऐसा नोडल सरफेस आएगा। डमरू बना दो यार, क्या बना दो, डमरू। डमरू देखा है क्या आपने, डमरू मतलब एक ऐसा नोडल सरफेस आएगा। सबसे पहली बात तो यहां पर नोडल प्लेन नहीं है, नोडल सरफेस है। ये क्या है, नोडल सरफेस है, डमरू जैसा। कोन, ये इधर की तरफ एक कोन, इधर की तरफ एक कोन। क्यों मैंने ऐसा प्लेन क्यों नहीं बनाया भाई, अगर वो प्लेन बनाऊंगा तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली रिंग को कट करेगा, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और नोड का मतलब तो ये होता है कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो। तो भाई साहब एक ऐसा आप कोन बनाते हुए चलो जो इस डंबल के तो बाहर हो लेकिन रिंग के अंदर हो। समझ रहे हो, डंबल के बाहर हो और रिंग के अंदर हो, तो ऐसा एक नोडल सरफेस बनेगा, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो अब मैं अगर 3D XY, 3D YZ और 3D XZ इनकी शेप की बात करूं, ये तीनों सिमिलर शेप के हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, बिटवीन द एक्सेस होता है। क्या होगा बोलो, इन बिटवीन द एक्सेस, एक्सेस के बीच में होगा। देख लो यार, ये वाला एक्सेस के बीच में, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। अगले में देखोगे तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में, अगले में देखोगे एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, तो इन बिटवीन द एक्सेस है। लेकिन जब मैं बात करूंगा 3D X² Y² एंड 3D Z² का, तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या आएगा बोलो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द एक्सेस, नहीं क्या, अलोंग द एक्सेस। देखो एक बार, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द एक्सेस है कि नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड जेड एक्सिस के अलोंग है कि नहीं है। जो येलो कलर से मैंने दिखाया है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, व्हाइट कलर से दिखाया है वो नोडल सरफेस है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के अलोंग मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो ये हो गए अपने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये आगे जाके काफी काम आएंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, फिर आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।